महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, इसको लेकर चल रहा है पिछले एक हफ्ते से सस्पेंस समाप्त हो गया है और अब महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। एकनाथ शिंदे ने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से अलग कर लिया। एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का फोन उनको आया, गृहमंत्री अमित शाह का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनका उचित सम्मान रखा जाएगा, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री की रेस से अपने आप को अलग कर लिया। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है, जो निर्णय लेना है आप लीजिए। एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और इसकी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस के नाम की सहमति बन गई है और उस सहमति को एकनाथ शिंदे को भी बता दिया गया है। अजीत पवार ने भी देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर के सहमति जताई है, जिसके बाद महायुति में देवेंद्र फडणवीस के अगले मुख्यमंत्री बनने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। अब दिल्ली से आए सेंटर ऑब्जर्वर विधायक दल की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता नियुक्त कर सकते हैं, जिसके बाद राजभवन जाएंगे और वहां पर राज्यपाल को नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसमें तीनों प्रमुख नेता शामिल होंगे और उसके बाद राजभवन में हो सकती है शपथ विधि। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। झारखंड विधानसभा के चुनाव में अपार सफलता हासिल करने के बाद इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि हेमंत सोरेन की सरकार 28 तारीख को शपथ लेगी। 28 नवंबर को जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है, जैसा कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्टेज को सजाने में, बनवाने में तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। उपायुक्त अभी कुछ देर में आएंगे निरीक्षण करने, साथ ही एसएसपी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आएंगे और साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंच को जो वो झारखंडी कलाकृति है उससे सजाया जा रहा है। मतलब साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन ये इस बात को पूरी तरह से बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से चुनावी अभियान के दौरान आदिवासी अस्मिता की लड़ाई हुई, उस आदिवासी अस्मिता का ख्याल सरकार के शपथ ग्रहण के समय से ही पूरी तरह से रखा जाएगा और ख्याल रखने की शुरुआत जो है आदिवासी कलाकृतियों के या झारखंडी कलाकृतियों को वो स्थान प्रदान करना है जिस स्थान पर झारखंड की सरकार शपथ लेगी। जहां तक लोगों के शामिल होने की बात है, तो जिस तरह से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को करारी हार मिली है और झारखंड में जीत मिली है, तो महाराष्ट्र की हार को भुलाने के लिए जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री 2 दिन तक दिल्ली में रहे, उन्होंने अलग अलग लोगों को न्योता दिया है और इंडिया गठबंधन इस शपथ ग्रहण समारोह के मार्फत अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। ये बताने की कोशिश करेगा कि भले ही महाराष्ट्र में हमारी करारी हार हुई है, लेकिन हम अभी भी मजबूत हैं। तो लोगों के बैठने के लिए जो आम जनता जो है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी हो रही है। धर्मेंद्र, आप दिखाइए कि कैसे आम लोगों के बैठने की यह ऐतिहासिक मोराबादी मैदान है। मोराबादी मैदान जो है वो रांची में एक अलग महत्व रखता है, खास करके राजनीतिक दलों की रैलियों के लिए और इस तरह के समारोहों के लिए। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।
प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना को लूट का जरिया बनाने वाले ख्याति अस्पताल के संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 5 फरार अभियुक्तों को कल अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। इसमें मार्केटिंग हेड राहुल जैन को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 4 अन्य अभियुक्तों को, जिसमें सीईओ और कई लोग शामिल है, इनको खेड़ा जिले के कपड़बंज से गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया है कि ये सभी आरोपी पिछले कई महीनों से PMJY के तहत कैंप लगाकर कई ऑपरेशन कर चुके थे और इन्होंने इस योजना को लूट का माध्यम बना लिया था। और इस मामले में जब कई लोगों की सर्जरियां कर दी गई और जब कुछ लोगों की मौत हुई तो इस मामले का खुलासा हुआ है और इस मामले में अब क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की है, जिसमें कई प्रकार के घोटाले सामने आए हैं। ये लोग नॉर्मल फोन पे यानी कि नॉर्मल कॉल पे बात नहीं कर रहे थे, ये चाइनीज और रशियन ऐप के थ्रू बात कर रहे थे। लोग अपना मोबाइल में इनका सिम कार्ड भी नहीं था और ये डोंगल और वाईफाई की मदद से बात कर रहे थे। इसीलिए हमारी टीम को थोड़ा टाइम लगा और ये बहुत मुश्किल था कि इसको ट्रैक करना, परंतु मैं जैसा बता रहा था कि हमारे DCP क्राइम काफी टेक सेवी है और उन्होंने साइबर एक्सपर्ट की मदद से इसको ट्रैक भी कराया, इसको लोकेट भी कराया और कल टोटल 8 टीम अलग अलग दिशा में रेड की और कल आज अर्ली मॉर्निंग में एक आरोपी राहुल जैन थे, राजस्थान उदयपुर से मिला और पहले एक मिला के टोटल 6 आरोपी क्राइम ब्रांच में पकड़े हैं। एक आरोपी और जो भारत में ही है उसको भी पकड़ने में बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। संभल हिंसा मामले में दर्ज 8 FIR में सनसनीखेज खुलासा। FIR में बताया गया कि पुलिस वालों पर ही हमला करने की रची गई थी साजिश। हिंसक भीड़ में लोगों ने ललकारा, कहा पुलिस वालों को मार डालो। साथ ही पुलिस पर पथराव और फायरिंग के साथ पुलिस की मैगजीन भी छीन कर ले गए, ऐसा FIR में दर्ज कारणों का जिक्र है। संभल हिंसा मामले में जांच और तफ्तीश जारी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमाम तरह की तफ्तीश के साथ उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो हिंसा मामले के गुनाहगार हैं और दंगाई हैं। दूसरी ओर FIR में कहा गया है कि उपद्रवियों की भीड़ की ओर से संभल CO पर फायरिंग की गई, जिससे कि वो घायल हो गए। गोली लगने से दरोगा की तरफ से कोतवाली में दर्ज कराए गए केस में सांसद वर्ग और विधायक पुत्र के साथ करीब 800 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि 22 नवंबर को सांसद ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रशासन की अनुमति के बिना भीड़ को एकत्रित कर राजनीतिक लाभ के लिए भड़काऊ बयान दिए गए थे। दूसरी ओर प्रशासन इस बात की भी अब जांच कर रहा है कि कौन कौन लोग शामिल थे और उनके पीछे किन लोगों का हाथ है। और दूसरी ओर इस बात की भी अब कयास है कि जल्द से जल्द लोगों के ऊपर NSA की भी कार्रवाई की जाएगी। FIR में जियाउर रहमान बर्ग और सपा विधायक के बेटे सोहेल इकबाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बताया गया है FIR में कि सर्वे की कार्रवाई को बाधित करने के लिए सोहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाया, कहा कि सपा सांसद बर्ग हमारे साथ है और ये मस्जिद सुरक्षित रखनी है, अपने मंसूबों को जो है उसे पूरा किया जाए। जिसके बाद अनियंत्रित भीड़ ने पुलिस पर पथराव, आगजनी की और ऊपर से अवैध असलों के जरिए पुलिस कर्मियों पे गोली चलाई गई। साथ में ये तोड़फोड़ भी की गई। कुल मिलाकर FIR 8 लोग ने दर्ज कराई है। 8 FIR में तमाम तरह के नए नए सनसनीखेज खुलासे हैं। बताया ये जा रहा है कि इस जो भीड़ ने हमला किया वहां की लोकल मुस्लिम नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें कि तुर्क वर्सेस पठान का भी जिक्र है। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज वासियों को 227 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। आज सुबह 11:50 पर योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सीधे नगर निगम कंट्रोल रूम में बने नई बिल्डिंग का उद्घाटन किए। उसके बाद योगी आदित्यनाथ नागवासुकी मंदिर कॉरिडोर पहुंचे और कुंभ में चल रहे कार्यों का जायजा एवं निरीक्षण किया और अंत में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए नाविकों, श्रमिकों और सफाई कर्मियों को 2 लाख का बीमा, लाइफ जैकेट और यूनिफॉर्म किट प्रदान की। महाकुंभ 2024 दिव्य भव्य होने के साथ साथ डिजिटल भी होने वाला है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
प्रस्तावित दौरे से पहले सभी कामों का निरीक्षण और जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे। 10 दिसंबर तक सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश भी आज योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। संभल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन फाइल किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लंबित हैं, उन याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लंबित होने के चलते निचली अदालतें सर्वे को लेकर आदेश पारित कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर आदेश दे देता तो फिर संभल जैसी घटना देखने को नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके की घटना को रोकने के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करे। जमीयत ने यह भी कहा है कि इससे पहले सीजेआई ने कई बार मामले को सूचीबद्ध किया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करने के लिए जवाब मांग लिया गया और जवाब दाखिल नहीं होने के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलमाए हिंद की ओर से दायर इस लेटर पिटीशन पर कब तक सुनवाई करता है और सुनवाई के बाद क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। मध्य प्रदेश बीजेपी में 6 साल बाद संगठन चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संगठन चुनाव प्रक्रिया को संगठन पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग प्रदेश के 65,000 बूथों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बूथ अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। बूथ स्तर पर तमाम समितियों का गठन भी हो चुका है। आज मध्य प्रदेश प्रदेश कार्यालय में आगामी चुनाव यानी कि मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में तमाम पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के उसमें शामिल हुए। साथ ही बैठक में सभी मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक, सांसद शामिल हुए, सभी मंत्री इसमें शामिल हुए, यानी सभी जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताया गया। 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होनी है और उसके बाद जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि साल के आखिरी तक मध्य प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। इंदौर के भंवरकुआ थाने से कुछ ही दूर इंद्रपुरी कॉलोनी में कुछ भड़काऊ पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। हिंद राज संगठन के बैनर तले लोगों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं जिन पर लिखा है कि गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद और थूक जिहाद, लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, त्योहार जिहाद नहीं चलेंगे। इस तरह के पोस्टर भी लगाए गए हैं जिनमें कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस तरह के पोस्टर लगाने वालों का कहना है कि हमें इस तरह के पोस्टर लगाने की कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। एक है तो सेफ है, जैसा राष्ट्र के नायक मोदी जी ने नारा दिया एक है तो सेफ है, उसी को आत्मसात करते हुए आज हिंद राज संगठन ने इंद्रपुरी कॉलोनी में पोस्टर लगा, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। इसमें पोस्टर लगाने में कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं। जागरूक 4 लोग जाके, कोई धारा 144 तो लगी नहीं है कि अपन लोगों को वहाँ भीड़ इकट्ठा करेंगे और वो करेंगे। एक जागरूकता लाने के लिए हमने लोगों को सहयोग की अपील करी। अब इस तरह के पोस्टर से गजवाए हिंद या भगवाए हिंद बने ना बने, लेकिन सांप्रदायिक तनाव जरूर पैदा होता है और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी को उठाना पड़ता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। भारतीय संविधान का मैथिली भाषा में लोकार्पण के बाद बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सबने स्वागत किया। एनडीए के नेताओं ने जुग जुग जियो मोदी जी के नाम से नारे लगाए। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था कि मैथिली भाषा को के संविधान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शामिल किया। और मैथिली भाषा आप जानते हैं कि मिथिलांचल बिहार की भाषा है और मिथिलांचल के लोग पूरे दुनिया में जहां रहते हैं
पूरे दुनिया में जहां भी मिथिलांचल के लोग रहते हैं, आज उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी कि मैथिली भाषा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना महत्व दिया है, जितना सम्मान दिया, जिसको मैं अपने सामने में आपको दिखा रहा हूं। अब संविधान हमारा मैथिली भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, इसलिए मिथिलांचल और बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को आजीवन कभी इस एहसान को नहीं भूल सकते हैं। और बिहार की जनता, बिहार की ओर से जो है, हम उनको प्रधानमंत्री जी को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस फैसले की सराहना की। नेता विरोधी दल राबड़ी देवी ने बिहार विधान परिषद में इस फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। राबड़ी देवी ने मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर दी। राबड़ी देवी ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। मोदी जी को बधाई दे रहे थे, मैथिली भाषा शामिल हुआ है। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए, अच्छा, मिथिला राज्य बनाना चाहिए। इसके बाद राजनीतिक रूप से भूचाल मच गया, क्योंकि राज्य में राज्य की मांग कर राबड़ी देवी ने एक नया संदेश दिया है और इस बात को लेकर एनडीए के नेताओं के तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन यूं तो कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन सबसे खास रहा वक्फ संशोधन बिल 2024 और आरक्षण। इन दोनों मुद्दों पर महागठबंधन के नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा और बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि इस बिल के समर्थन में नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है और इनके नेता आगे बढ़ बोल रहे हैं। इस मुद्दे पर लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहा और बीजेपी बचाव करती रही। बीजेपी ने जुग जुग जियो मोदी जी के नारे लगाए, वहीं विरोधी नेताओं ने केंद्र सरकार हाय हाय के नारे लगाए। और सबसे खास रहा आरक्षण का मुद्दा। जब एक बार फिर से विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने आवाज उठाई तो महागठबंधन के तमाम दलों के नेताओं ने एक सुर में इसका विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे पर फिर से कानून लाने की जरूरत है, जिसमें यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में चुप्पी साध रखे हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए, कोर्ट का हवाला देते हुए अपनी सरकार का बचाव किया और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना और करना बेमानी है। यानी विधानसभा में तीसरे दिन आरक्षण और वक्फ बोर्ड का मुद्दा गूंजता रहा और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।